मेरा नाम कोमल है। मेरी शादी को अभी 3 महीने हुए हैं। इन 3 महीने के दौरान जब भी मैंने अपने पति से कोई चीज़ मांगी तो वह हमेशा यही कहते थे, भाई से पूछ कर लाता हूँ या भाई से पैसे लेकर आता हूँ। मेरे पति हर मामले में अपने बड़े भाई से इजाज़त लेते थे। अमन मेरे पति हैं और उनके बड़े भाई राजेश यानी मेरे जेठ हैं, जिन्होंने अब तक शादी नहीं की है। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा, आपके भाई ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा, मुझे भी आज तक इसका कोई खास सबब समझ में नहीं आया। शायद उनको शादी करने की ख्वाहिश ही नहीं थी, इसलिए माँ ने मेरी शादी पहले करवा दी। राजेश अब 35 साल के हो चुके थे। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे ये बात समझ में आ गई कि मेरे पति हर काम में अपने बड़े भाई से इजाज़त क्यों लेते थे, क्योंकि मेरे ससुराल की सारी जायदाद राजेश के नाम पर थी। उन्होंने अपने बलबूते पर अपनी खुद की कंपनी भी बना रखी थी और मेरा पति उसी कंपनी में काम करता है। सीधे शब्दों में कहें तो वह अपने बड़े भाई की कंपनी को संभालता है। हमारे रहने के लिए जो बंगला बना था वह भी राजेश ने ही बनवाया था। घर में दोनों भाई एक साथ ही रहते थे। एक रोज मेरी सास ने मुझे कहा था कि अब तुम घर में आ गई हो तो शायद तुम्हारी और अमन की जोड़ी देखने से राजेश का भी शादी करने का दिल कर पड़े। कुछ दिनों तक मैंने भी राजेश को शादी के लिए समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कई बार उनसे शादी ना करने की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इन 3 महीनों के अंदर मैं अपने ससुराल में अच्छी तरह बस गई थी। मेरे ससुर नहीं थे, इसलिए राजेश ही घर की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। वह मुझ पर किसी बात के लिए रोक टोक नहीं करते थे। एक दिन राजेश को हल्का सा बुखार हो गया। 4-5 दिन तक घर पर इलाज कराते हुए भी वह दफ्तर जाते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मामूली बुखार बीमारी में बदल गया। फिर हमें उन्हें तुरंत अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। राजेश 10 दिन तक अस्पताल में दाखिल रहे। जब वह अस्पताल से घर आए तो अस्पताल के चक्कर लगाने की वजह से मैं बहुत थक चुकी थी। घर में नौकरानी काम करती थी, लेकिन घर वालों को मेरे हाथ का खाना ज़्यादा पसंद था और नौकरानी के हाथ की चाय भी कोई नहीं पीता था। घर का हर काम करने के लिए सास सिर्फ मुझे ही हुक्म देती थी। एक दिन तंग आकर मैंने उनसे कहा, माँ मैं बहुत थक जाती हूँ। अमन के लिए अलग खाना बनाना पड़ता है, फिर जेठ के लिए बगैर मिर्च मसाले का खाना और आपके लिए भी अलग तरह का खाना तैयार करना पड़ता है। अब जब बीमार होने की वजह से राजेश कुछ दिन घर पर आराम करेंगे तो कृपया उनकी देखभाल आप खुद कर लीजिएगा, ताकि मेरा कुछ बोझ हल्का हो। इस पर मेरी सास नाक चढ़ाते हुए बोली, देखो बहू, तुम अभी जवान हो, इतनी जल्दी कैसे थक गई? पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी, इसी वजह से घर के लोग भी काफ़ी ज़्यादा होते थे। तब मैंने तुम्हारी उम्र में इतना काम किया था कि तुम सोच भी नहीं सकती। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए खानदान अलग हो गया है और एक तुम हो। अभी तो तुम 2 ही लोगों यानी सास और जेठ से तंग आ गई हो, जबकि तुम्हारा हाथ बिठाने के लिए घर में नौकरानी भी मौजूद है। फिर भी इतनी थकान क्यों हो रही है तुम्हें? बस कुछ रोटियां ही तो बनानी होती हैं, इसमें इतनी भी परेशानी वाली क्या बात है? मैं जब इस घर में ब्याह कर आई थी तब से मैंने अपनी सास को कभी किचन में काम करते हुए नहीं देखा था और हर वक्त मुझे ही ऑर्डर देने में लगी रहती थी। एक दिन सास ने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ दिन अपनी बहन के पास जाना है। मैंने कहा, ठीक है, आप कोई भी काम अपने ऊपर मत लें, जहाँ जाना है जल्दी जाएं। मेरे ये कड़वे बोल सुनकर वह बोली, इतनी भी जल्दी नहीं है, जब जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी। और फिर सारे काम मेरे ऊपर ही डाल दिए। जेठ की बीमारी की वजह से उनके दफ्तर का ज्यादातर काम मेरे पति को संभालना पड़ रहा था, इसलिए वह रात को देर से घर आते थे। एक दिन दोपहर में जब मैं जेठ को दूध का गिलास दे रही थी तो देखा कि उनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। वह हल्का सा भी हाथ नहीं उठा पा रहे थे। मैंने अपने हाथ से उन्हें दूध पिलाया और दूध पीने के बाद उनका मुंह अपनी साड़ी के पल्लू से साफ किया। जैसे ही मैंने पल्लू हटाया वह मुझे एक अलग ही नज़र से देखने लगे। जेठ की बीमारी के दौरान दिन भर में उनके पास ही रहती थी, क्योंकि उन्हें किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती थी। मैंने अपने हाथ से उन्हें खाना
खिलाना शुरू कर दिया था। जेठ ने अपनी तबीयत की खराबी की वजह से पूरे हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। 3 दिन गुजर चुके थे और मैंने उनकी बहुत देखभाल की थी। मेरी इसी देखभाल से वह इतने मुतासिर हो गए कि एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, बोलो कोमल, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने जहन से कहा, पिछले हफ्ते मार्केट में मैंने एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी देखी थी, लेकिन मेरे पति ने पैसों की कमी की वजह से उसे लेने से मना कर दिया था। मैंने मायूस होकर अपनी बात कह ही दी, क्योंकि अब मौका मिल रहा था तो मैं इसे ज़ाया नहीं करना चाहती थी। जेठ ने कहा कि तुम्हें वो साड़ी पसंद आई तो कम से कम तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना। मैंने उसी वक्त वह साड़ी खरीद कर तुम्हें दे दिया होता। फिर जेठ ने फौरन अपना बैंक कार्ड मुझे दिया और शाम को मैंने वह सूट खरीद लिया। जैसे ही वह सूट मेरे हाथ में आया तो मैं खुशी से झूम उठी। जब मैं घर आई तो मेरे पति ने साड़ी देखकर हैरानी जताई। उन्होंने पूछा, भाई ने तुमसे इतना लगाव क्यों महसूस किया कि उन्होंने एक ही बात पर तुम्हें जो चाहिए था वो दिला दिया? खैर, जेठ बीमारी की वजह से अब ऑफिस नहीं जा पा रहे थे और कंपनी एक अहम मीटिंग दूसरे शहर में होनी थी। बीमारी के कारण वह खुद नहीं जा सके, इसलिए उन्होंने अपनी जगह मेरे पति को भेज दिया। अगले 4 दिन मेरे पति को शहर से बाहर रहना था। जब सुबह मेरे पति शहर के लिए निकल गए तो मैं उसी वक्त नहाने चली गई। नहाकर जब मैं बाहर आई तो मैंने अपने गीले बालों में तौलिया लपेट रखा था। जैसे ही मैंने तौलिया हटाया और बाल सुखाने लगी तो अचानक मेरे कानों में जेठ की आवाज़ सुनाई दी, जो मुझे मेरे नाम से पुकार रहे थे। जेठ की तेज़ आवाज़ सुनकर मैंने समझा कि वह ना जाने कब से मुझे बुला रहे हैं, मगर मेरी सास घर पर नहीं थी, क्योंकि मेरी सास की ये बुरी आदत थी कि वह खुद को काम से दूर रखने के लिए दिन भर बाहर गपशप करने जाती थी। फिर मैं तुरंत तेज कदमों से जेठ के कमरे में गई। जल्दी में मेरे बालों से तौलिया भी गिर गया। कमरे में पहुंचते ही मैंने कहा, क्या आपको कुछ चाहिए था? मैं नहा रही थी, इसलिए आपकी आवाज़ नहीं सुन पाई। जेठ बोले, आज मुझे जल्दी भूख लग गई है, अगर नाश्ता मिल जाए तो अच्छा होगा। मैंने तुरंत नाश्ता बनाने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले सोचा कि उनके नाश्ते से पहले वाली दवा दे दूं। जैसे ही मैंने उन्हें दवा दी तो जेठ बोले, भगवान ने आपको वैसे भी बहुत प्यारी बनाया है, लेकिन तुम गीले बालों में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। मैं उनकी बातों पर मुस्कुराते हुए नाश्ता बनाने चली गई। आज मैंने उनका मन पसंदीदा खाना बनाया था। जेठ पहले भी मेरे हाथों के जायके की तारीफ किया करते थे, लेकिन आज तो उन्होंने तारीफ करने की हद ही कर दी। फिर जेठ कहने लगे, अगर मैंने ज़िंदगी में कभी शादी की भी तो मेरी बीवी भी तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। शायद वह शादी के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी जैसी नहीं, अब तुम ही चाहिए। तुम्हारी जैसी तो मैं ढूंढ ही नहीं सकता। इस बात ने मेरे दिल पर एक गहरा असर छोड़ा और मुझे लगा कि उनका दिल धीरे धीरे बदल रहा है। उस वक्त मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैं भी उनकी तरफ आकर्षित होने लगी। उन दिनों जेठ मुझसे ज़्यादा बातें करने लगे थे और अपने जज्बात का इजहार करने लगे थे। फिर देखते ही देखते जेठ की छुट्टियां ख़त्म हो गई और मेरे पति भी घर वापस आ गए। फिर जब रात हुई तो पति ने मुझसे कहा, तेरे जेठ ने तुझे तुम्हारा मनपसंद ड्रेस लेकर दिया और साड़ी के लिए अपना कार्ड भी दिया। वो तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं तो तुम उनसे मेरे लिए कुछ पैसे मांग कर दो। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैंने ताज्जुब के साथ अपने पति से पूछा कि आपको पैसों की क्या ज़रूरत है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे एक नॉर्मल सी गाड़ी खरीदनी है, ये मेरा ख्वाब है। मैंने हामी भर दी और मेरे पति सो गए। जेठ और मेरे बीच एक अलग ही रिश्ता बन चुका था और मुझे उनके इरादे का अंदाज़ा नहीं था। खैर, इसके बाद मैं अपने कमरे से बाहर आई, क्योंकि मैं जेठ को हल्दी वाला दूध देना भूल गई थी। पिछले कुछ दिनों से जेठ ताकत की कमी की वजह से हल्दी वाला दूध पी रहे थे और मैं उन्हें रोज़ाना रात में दूध देती थी। उस रात भी मैं दूध लेकर उनके कमरे में गई। जब मैं दूध का गिलास रखकर वापस जाने लगी तो जेठ बोले,
इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? बैठो, मुझे तुमसे बातें करना अच्छा लगता है। जेठ मेरी छोटी बड़ी बातों पर बहुत ध्यान दे रहे थे। फिर उन्होंने कहा, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी इतनी तारीफ तो मेरे पति ने भी कभी नहीं की थी। मुझे महसूस होने लगा कि शायद जेठ के दिल में शादी के बारे में जज्बात बदल रहे हैं। खैर, मैंने बड़े हौसले के साथ धीमी आवाज में उनके सामने कहा कि मुझे कुछ चाहिए था, और फिर उनके इजाज़त पर मैंने उनसे कुछ रकम मांग ली। अगर मैं अपने पति के नाम से पैसे मांगती तो वह वजह पूछते और शायद पैसे भी ना देते, लेकिन जब मैंने अपने नाम से पैसे मांगे तो जेठ ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वह कुछ और बातें करने लगे। उन्होंने कहा, जब तुम अपने पति के साथ होती हो तो मुझे उससे जलन होती है, क्योंकि उसके पास तुम जैसी खूबसूरत बीवी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि काश तुम मेरी मलिकत में होती। फिर ना जाने अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फौरन ही मुझे तलख लहजे में अपने कमरे से निकल जाने का कह दिया। उन्हें अचानक क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उस रात के बाद पूरे 2 दिन तक जेठ ने मुझसे बात तक नहीं की। उन्होंने खामोशी से मेरे हाथ में चेक दे दिया। मैंने वह चेक अपने पति को दे दिया। मेरे पति ने कहा, भाई इतने मेहरबान कैसे हो गए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो मुझसे रोज़ का हिसाब पूछते हैं और तुम्हें एक ही बार में इतनी बड़ी रकम दे दी। मैंने उनकी बात पर सिर्फ सिर हिलाया। अगले 4 दिन बाद ही मेरी सास अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयारी करने लगी। उन्होंने सुबह सुबह मुझसे अपनी बहन के घर ले जाने के लिए कुछ सामान मंगवा लिया। मैंने सास के लिए सब कुछ तैयार कर दिया और उनकी तैयारी में इतनी मशरूफ हो गई कि सुबह से चाय भी नहीं पी। सुबह उठते ही मैं सिर्फ चेहरा धोकर कमरे से बाहर आई। मैं सास के लिए सारी खरीदारी कर चुकी थी। उसके बाद वह जाने की तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद सास अपनी बहन के घर चली गई और मेरे पति भी ऑफिस जाने के लिए निकल गए। इस दौरान जेठ भी ऑफिस जाने के लिए निकल रहे थे। घर में अब मैं अकेली थी। नौकरानी भी सारे काम निपटा कर चली गई थी। फिर मैं आराम से नहाने गई। नहाने के बाद मैं अपने कमरे में साड़ी पहन रही थी और मैंने बस पल्लू ही ओढ़ा था कि तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने से जेठ अंदर आ गए। उन्हें देखकर मैं पूरी तरह घबरा गई, क्योंकि मेरे जिस्म पर पल्लू भी ठीक से नहीं था। मैं जल्दी से पल्लू ओढ़ने लगी थी कि इतने में जेठ मेरी तरफ बढ़े और बोले, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब घर में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं आधे रास्ते से वापस आ गया। जेठ को घर में किसी के ना होने पर मुझसे ऐसी क्या खुफिया बातें करनी थी? मेरे दिमाग में सवाल चलने लगे। मैं गौर कर रही थी कि तभी मेरे जेठ मेरे सामने आकर माफ़ी मांगने लगे। जेठ का माफ़ी मांगने का ये तरीका मेरे लिए बहुत अजीब था। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था कि आखिरकार जेठ को ऐसा क्या कहना था जिसकी वजह से उन्होंने इतना ताज्जुब पैदा किया। मैं हैरानी के साथ रह गई और उन्हें जाने को कह दिया। उस दिन मेरे बर्ताव ने मुझे बहुत बुरा महसूस कराया था, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे आपकी उस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि आप तो मेरे अपने हैं। मेरी ये बात सुनकर जेठ खुश हो गए और फिर खुशी खुशी वहाँ से चले गए। उस रात जब मेरी सास घर पर नहीं थी तो मेरे पति भी थोड़ी देर बाद गहरी नींद में चले गए। जब मुझे यकीन हो गया कि पति गहरी नींद में है तो मैं मौका पाकर चुपके से बिस्तर से उठी और बाहर निकल गई। मैं जल्दबाजी में जेठ के कमरे में पहुंची, लेकिन तब तक जेठ भी सो चुके थे। मैं उनके पास पहुंची कि तभी अचानक से कमरे की बड़ी लाइट ऑन हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने मेरा पति खड़ा था। मेरे पति ने रात को इस वक्त मुझे अपने भाई के कमरे में देखा तो इस बात का गलत मतलब ले लिया और गुस्से में कहने लगे, तुम इस वक्त मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही हो? और उन्होंने मुझे जेठ को इंजेक्शन लगाते हुए भी देख लिया था। पति ने फौरन आकर मुझे मेरे दोनों कंधों से पकड़ लिया। मैंने कहा, मैं गलत इरादे से नहीं आई थी। हमारे शोर से जेठ भी नींद से जाग गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी मेरे पति ने अपने भाई से कहा, भाई आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरी बीवी आपके साथ ये
करेगी इसकी तो मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। ये सुनकर मैं भी हैरान रह गई। मेरे पति अपने भाई को बताने लगे, मेरी बीवी आपको इंजेक्शन लगाने वाली थी। वह तो शुक्र है कि मैं ऊपर से आ गया, वरना ये तो शायद आपको हमेशा की नींद सुलाने वाली थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी इस कदर जालिम निकलेगी। ये शायद दौलत की खातिर आपको मारना चाहती है, मगर मैं एंड मौके पर ही आपके कमरे में पहुंचा और आपकी जान बच गई। जेठ ने ये सुनकर मेरे पति को खामोश कराते हुए कहा, शर्म करो यार, क्या तुम्हें अपनी बीवी पर जरा भी भरोसा नहीं है? लेकिन आपको इस पर भरोसा हो या ना हो, मुझे इस पर बहुत यकीन है। इसलिए मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरी भाभी मेरे साथ कैसे गलत कर सकती है। फिर जेठ ने मुझसे सवाल किया, ये सब क्या हो रहा था? तुम मेरे साथ ऐसा क्या करने वाली थी? वजह आप खुद ही बता दो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैंने जेठ के सामने आहिस्ता से बोलना शुरू किया। कल मैं जब माँ जी के लिए कुछ सामान खरीदने बाजार गई थी, तब मैंने आपके लिए एक पेचीदा बीमारी का इंजेक्शन लेकर आई थी, क्योंकि मुझे आप पर शक था कि आपके अंदर कुछ कमी है। आप 35 साल के हो गए हैं और आपके पास इतनी दौलत है, फिर भी आपने शादी क्यों नहीं की? मुझे इस मामले की जांच पड़ताल करनी थी, इसलिए ये इंजेक्शन लेकर आई थी। मैं आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगा रही थी ताकि मैं अच्छी तरह जांच भी कर सकूं और आपको इस बारे में खबर भी ना हो। मेरी बात सुनकर जेठ बोले, तुम्हें किसने कहा था कि मेरे अंदर कोई कमी है? तुमने ऐसा क्यों सोचा? मैंने जवाब दिया, आप 35 साल के हो चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक शादी नहीं की, इसलिए मुझे आपकी काबिलियत पर शक होने लगा था। मैं हकीकत जानना चाहती थी कि क्या आपके अंदर वाकई में कोई कमी है या शादी ना करने का कोई और बात है। इस वजह से मैं आपसे मीठी मीठी बातें भी करती थी, ताकि आप बातों बातों में हकीकत बता दें कि आपके अंदर किसी तरह की कोई कमी है, जो आप इस उम्र में भी शादी करने से इनकार कर रहे हैं। जेठ ने फिर संजीदा आवाज में कहा, मेरे अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मेरी शादी ना करने का सिर्फ एक ही कारण है, और वह है मेरा पहला प्यार पूनम। जब मैं 23 साल का था, तब से ही मैं अपनी बचपन की दोस्त पूनम से शादी करना चाहता था। पूनम भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं उस वक्त बहुत गरीब हुआ करता था। मैं इतनी ताकत नहीं रखता था कि पूनम को इज्जत के साथ ब्याह कर अपने घर ला सकूं। कई बार मैंने इरादा भी किया कि मैं पूनम को भगाकर कोर्ट मैरिज कर लूं, लेकिन जब मुझे अपनी माँ और छोटे भाई का ख्याल आता तो मैं अपने इस इरादे को झटक देता। मैं और पूनम दिन रात एक दूसरे को पाने के लिए बेचैन रहते और तड़पते रहते, लेकिन हमारे बस में कुछ भी नहीं था। आखिर जब पूनम की मंगनी के बाद तुरंत शादी हुई और वह किसी गैर के आंगन में चली गई, तो मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं जीते जी मर गया। मेरी मोहब्बत मेरे हाथों से चली गई, क्योंकि मेरा गुनाह सिर्फ यही था कि मेरे पास पैसा नहीं था और मैं उन दिनों रोजगार के सिलसिले में जगह जगह भटक रहा था। उस दिन के बाद से मैंने शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और सिर्फ पैसा कमाने का इरादा कर लिया। मेरी माँ हमेशा मुझसे शादी के लिए जोर देती रही, लेकिन पूनम के बिना मैं किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ वही थी। कभी कभी आप दोनों को इकट्ठा देखकर मुझे शादी की ख्वाहिश होती थी, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ बात करता था, मुझे पूनम याद आ जाती थी। आखिरकार मैंने अपने दिल को समझा लिया कि जितनी भी मैं कोशिश कर लूं, मैं पूनम के अलावा किसी और के लिए अपने दिल में जगह बना ही नहीं सकता। ये सब बड़े टूटे हुए दिल के साथ बता रहे थे। फिर जेठ की आंखों से आंसू बह निकले और वह मर्द होकर भी फूट फूट कर रोने लगे। मेरे पति ने तुरंत ही मेरे जेठ को सीने से लगाकर संभाला और हौसला दिया। उसके बाद मैंने कहा, मुझे आपकी बेहद फिक्र रहती है। कसम से आप दिल के बहुत अच्छे हैं और कमाई भी बहुत करते हैं। आपने अपने छोटे भाई की परवरिश करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें आज तक किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। भला इतना
कौन किसी का एहसास करता है। लेकिन भाई यकीन करें, अभी भी आपकी शादी की उम्र ख़त्म नहीं हुई। आप एक बार किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में मौका तो देकर देखें। यकीनन आपको उसमें भी अपनी पूनम ही नज़र आने लगेगी और आपका घर बसता हुआ देखकर माँ जी को भी सुकून मिल जाएगा और वह अपनी ज़िंदगी में आपकी संतान को भी देख सकेगी। प्लीज़ जो भी है, अब आप अपनी शादी से मुताल्लिक ज़रूर सोचें। अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा। देखना आप फिर से मजीद जवान हो जाएंगे। इतने दिनों से इसी वजह से मैं ये सब कोशिश कर रही थी। मेरी बात खत्म होते ही मेरे पति मुझसे माफ़ी मांगते हुए बोले, प्लीज़ कोमल, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरा बड़ा भाई जो मुझसे एक एक पाई का हिसाब लेता था, वो जब तुम्हारे एक इशारे पर सब कुछ लुटा रहा था तो मुझे तुम दोनों पर शक होने लगा। फिर हालांकि मुझे गाड़ी की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने तुम दोनों के इम्तिहान लेने के लिए तुमसे गाड़ी की डिमांड कर दी कि भाई तुम्हें इतनी बड़ी रकम देते हैं या नहीं। जब तुम्हारे हाथ में भाई ने चेक रखा तो मुझे समझ में आया कि तुम्हारे और भाई के दरमियान कुछ भी गलत ताल्लुक नहीं है। मुझे मेरे इस घटियापन के लिए माफ़ कर दो। मैंने तुम दोनों पर शक किया। मैंने अपने पति से कहा कि घर में कुंवारा भाई होने पर ऐसी गलतफहमियां तो होती रहती हैं। मैंने अपने पति को फौरन माफ़ कर दिया। फिर अगले ही दिन मैंने अपने अमीर और हैंडसम देवर के लिए एक नहीं बल्कि 4 प्रपोजल लेकर आई। उनमें से एक लड़की मेरे जेठ को काफ़ी पसंद आई, लेकिन शादी करने से पहले देवर ने ये शर्त रख दी कि वह कुछ दिनों तक उस लड़की को फौरन जांचना चाहेंगे और उसके बाद ही शादी का फैसला करेंगे। हमने उनकी ये शर्त भी बखूबी कबूल कर ली। फिर ठीक 20 दिन बाद ही जेठ ने शादी के लिए इजाज़त दे दी और हम बड़े धूमधाम से अपने देवर को ब्याह कर उसकी नई नवेली दुल्हन को अपने घर ले आए। मेरे 35 साल के जेठ का घर आबाद होता देखकर सबसे ज़्यादा खुशी मेरी सास को हुई थी और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार मेरी बेशुमार कोशिशों के कारण मेरी मेहनत रंग ले आई और यूं मेरे जेठ यानी देवर को उसकी जिंदगी की खूबसूरत साथी और कुछ सालों बाद बुढ़ापे का सहारा भी मिल गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।